गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर में डिस्कस किया कि हम सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी। और फिर हमने डिस्कस किया कि सॉलिबिलिटी क्या होता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 kilogram of solvent at a particular temperature is called as solubility, and then the factors affecting solubility as temperature and pressure are the affecting factors। और प्रेशर का इफेक्टिव डिस्कस किया, गैसेस की सॉलिबिलिटी को डिस्कस किया, उस समय हमने हेनरीज लॉ डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर वैसे क्लास 11th में भी डिस्कस हुआ है जब प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड आपको पढ़ाया गया था। तो लिक्विड के वेपर प्रेशर से आप क्या समझते हो, और बेसिकली हमको डिस्कस करना है कि किसी सॉल्यूशन में जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसका वेपर प्रेशर हम कैसे मेजर करते हैं, या वो मैथमेटिकली किससे रिलेटेड होता है और कैसे रिलेटेड होता है। दैट इज कॉल्ड एज राउल्स लॉ। ठीक है, तो पहले हम एक बार वेपर प्रेशर को दोबारा से आपको समझाते हैं और उसके बाद हम राउल्स लॉ डिस्कस करेंगे। वेपर प्रेशर, जैसा कि हमने क्लास 11th में भी आपको समझाया था, वेपर प्रेशर मीन्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। कोई लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, मान लीजिए पानी है, इथेनॉल है, एसीटोन है, कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड है या इनऑर्गेनिक लिक्विड है, जैसे प्योर लिक्विड। ये प्योर लिक्विड है तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, कुछ अट्रैक्शन होगा, और फिर जब इस पर सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे नेचुरल फिनोमिनन में, तो आप पढ़ते हो कि जो हाई एनर्जी के सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो वेपर फॉर्म में हो जाते हैं। एटमॉस्फेरिक एनर्जी गेन करके सरफेस पे जो हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप को लिक्विड फेज से वेपर फेज में चेंज कर देते हैं। अब अगर सरफेस के कुछ हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज से वेपर फेज में चेंज हो, ठीक है, लेकिन कंटेनर खुला हुआ है, तो वो वेपर्स उड़ गई, वो वापस कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगी या उसका कोई क्लियर कट मेजरमेंट हमारे सामने नहीं है। यहाँ पर फिर हम वेपर प्रेशर टर्म इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। वेपर प्रेशर टर्म को अगर हमें समझना है या हमको उसको डिफाइन करना है, तो जो हमारा सिस्टम है वो कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। तो ये जो कंटेनर है ये क्लोज कर दिया, ये जब क्लोज कर दिया गया तो इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो वेपर्स में बदल रहे हैं, तो ये वेपर्स में बदल रहे हैं और इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। ये भी आपको समझाया कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर्स में बदलते हैं, यानी इवेपोरेशन हो रहा है, और साथ ही साथ वेपर्स जो है आपस में, वेपर्स के मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं और वो लिक्विफाई भी हो रहा है, यानी कंडेंसेशन भी हो रहा है। तो दो प्रोसेस चल रहा है, एक तरफ से इवेपोरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ से कंडेंसेशन हो रहा है। तो इवेपोरेशन की रेट शुरू में ज़्यादा है, कंडेंसेशन 0 है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वेपर्स बढ़ती जाएंगी कंडेंसेशन की रेट भी बढ़ेगी, और इवेपोरेशन की रेट जैसे जैसे सेचुरेशन बढ़ता जाएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन घटता जाएगा। होते होते एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी इक्विलिब्रिया अटेन हो गया। मैक्सिमम जितना वेपर्स का कंसंट्रेशन अचीव होना था उतना कंसंट्रेशन अचीव हो गया। अब फर्दर वेपोराइजेशन होगा तो उसी रेट से कंडेंसेशन भी होगा। तो इस सैचुरेशन स्टेप को आप क्या बोलते हो, इक्विलिब्रिया, यानी इस सिस्टम ने क्या अटेन कर लिया, इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर वेपर्स जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर पड़ी है प्रेजेंट, वेपर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में और क्लोज्ड सिस्टम में वेपर्स लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर डालते हैं उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, उसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन आपको मिल गई, एट इक्विलिब्रियम इन अ क्लोज्ड कंटेनर द प्रेशर exerted by the vapors on the surface of the liquid is called as vapor pressure of the liquid। vapor pressure liquid का एक उसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, आंतरिक गुण है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक कांस्टेंट वैल्यू होता है।
जैसे मान लीजिए ये रूम टेम्परेचर है, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, अगर ये फिक्स है, वेरी नहीं कर रही है, तो इथेनॉल का वेपर प्रेशर कुछ होगा, प्योर इथेनॉल का, प्योर मिथेनॉल का वेपर प्रेशर कुछ और होगा, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कुछ और होगा, प्योर कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेपर प्रेशर कुछ और होगा, प्योर एसीटोन का वेपर प्रेशर कुछ और होगा। यानी हर एक एलिमेंट का लिक्विड का अपना एक फिक्स्ड वेपर प्रेशर होगा। इसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे आपको पढ़ाया था 11वीं क्लास में कि बॉइलिंग पॉइंट है, वेपर प्रेशर है, फ्रीजिंग पॉइंट है, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, ये सब क्या है, ये लिक्विड्स के अपनी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, फिक्स्ड प्रॉपर्टी होती है। तो वैसे ही वेपर प्रेशर लिक्विड की अपनी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसकी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसकी अपनी एक फिक्स प्रॉपर्टी। अगर टेम्परेचर बदलेगा तो वेपर प्रेशर बदलेगा। एक 9th में ही पढ़ाया गया था कि जो इवोपरेशन होता है, रेट ऑफ इवोपरेशन होता है, वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, विंड फ्लो पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, तो दूसरे अफेक्टिंग फैक्टर्स है। बट हम पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर बात करें और कंटेनर हमारा वही है, तो हम कहेंगे कि वेपर प्रेशर जो है वो फिक्स होगा। ठीक है, तो आपने ये जाना कि हर एक लिक्विड की वेपर प्रेशर उसकी अपनी एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी होती है। वेपर प्रेशर को हम मेजर कैसे करते हैं? वेपर प्रेशर को अगर आपको मेजर करना है तो उसके लिए मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। प्रेशर मेजरिंग डिवाइस क्या है? मैनोमीटर। हमने 11th में भी आपको समझाया, ये लिक्विड है, वेपर्स हैं, वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है। बट कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, इसको अगर मेजर करना है तो क्या करते हैं? तो आपको बताया था कि यू शेप की एक कांच की ट्यूब होती है जिसके अंदर क्या भरा होता है, जिसके अंदर मरकरी भरा होता है। ठीक है, इसके अंदर मरकरी भरा होता है। तो मरकरी का लेवल शुरू में तो बराबर होता है दोनों आर्म्स में, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर एक्सर्ट होना शुरू होता है, जैसे जैसे वेपर्स बनती है, तो वेपर्स क्या करती है, उस पर प्रेशर डालती है। तो वेपर्स जब इस पर प्रेशर डालती है तो लिक्विड जो मरकरी है उसका लेवल डाउन होता है और किसी अपना एक कॉन्स्टेंसी गेन करते हैं। पहले डाउन होता रहता है, नहीं वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। उसके बाद जब कॉन्स्टेंसी अचीव हो जाती है तो ये डिफरेंस हाइट किसी HDG फॉर्मूले से हम क्या पता करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड पता करते हैं। तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या है और प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हम कैसे मेजर करते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम प्योर लिक्विड से सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमने दो लिक्विड्स को, क्योंकि बाइनरी सोल्यूशन ही आपके सिलेबस में है, तो दो प्योर लिक्विड्स हैं। प्योर स्टेटस में हमको उनका वेपर प्रेशर पता है। ठीक है, हमने मैनोमीटर से अपना पता किया हुआ, या हमारे पास स्टैंडर्ड टेबल अवेलेबल है, हमने टेबल से देख लिया। अब हमने दो लिक्विड्स को मिला दिया। जब हमने दो लिक्विड्स को मिला दिया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा और उसमें जो दोनों कंपोनेंट्स हैं वो उसमें कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे और उनका मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा, किसके साथ, किस टर्म के साथ होगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे राउल्स लॉ। तो अब हम आते हैं राउल्स लॉ। Now we are going to discuss Raoult's law. आराम से समझिएगा, कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है। एक बार क्लियर हो जाएगा तो फिर बार बार उसमें बहुत स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। एक लिक्विड ए, इस कंटेनर में लिक्विड ए है, मान लीजिए आपकी बेंजीन है। ठीक है, तो ये लिक्विड ए है और प्योर स्टेट में इसकी कुछ वेपर्स बन रही होंगी मैक्सिमम, और वो कुछ प्रेशर भी एक्सर्ट कर रही होंगी। प्योर स्टेट में ए लिक्विड की वेपर्स जितना प्रेशर लिक्विड के सरफेस पे एक्सर्ट कर रही हैं उसको आप बोलोगे वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। और इसको हम सिंबलाइज करते हैं PA0 से। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज सिंबलाइज्ड बाय PA0। ऐसे ही दूसरा कोई लिक्विड है, ऑलमोस्ट रिजेंबलिंग है। ठीक है, ये दूसरा, दोनों वोलेटाइल लिक्विड है। ये जो राउल्ट्स लॉ की हम बात करते हैं ये वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए आता है, ये वो लिक्विड्स जो वेपराइज होते हैं। तो ये दूसरा कोई वोलेटाइल लिक्विड है, मान लीजिए पहली
बारी में हमने कहा था कि ये बेंजीन है, दूसरी बारी में हम ये कह रहे हैं कि ये टॉर्मोलिन है। ठीक है, तो ये लिक्विड बी है। लिक्विड बी का भी अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा, ऐसी कुछ वेपर्स बन रही होंगी और जो अपने एक्सटेंट से प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। लिक्विड्स का जो वेपर प्रेशर होता है वो टेम्परेचर, सरफेस एरिया वगैरह पे तो डिपेंड करता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंट्रामोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है। जिन लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा उनका वेपोराइजेशन कम होगा और उनका वेपर प्रेशर कम होगा, और जिनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगा उनका वेपोराइजेशन आसानी से और ज़्यादा होगा और उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा। जैसे आप पढ़ते हो कि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच या तो नॉन पोलर इंटरेक्शन होगा, यानी या तो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होंगे। ठीक है, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस हो सकते हैं, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, या डायपोल इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स। अगर जो दो लिक्विड्स के जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो नॉन पोलर हैं तो डिस्पर्सन फोर्स होगा वीकेस्ट। अगर उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो रही है तो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन हो रहा है, और अगर डायपोल इंटरेक्शन डेवलप हो रहा है जैसे HCl है तो इंटरमीडिएट इंटरेक्शन हो रहा है। तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे वेपोराइजेशन उतना कम होगा, वेपर प्रेशर उतना कम। तो ये चीज़ें हैं। बहरहाल जो भी फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंस हैं उन सब के मद्देनज़र A का वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में PA0, और ये B लिक्विड है, इसके भी वेपर्स कुछ प्रेशर डाल रहे हैं, और इसके प्योर स्टेट को के वेपर प्रेशर को हमने किससे सिंबलाइज किया, PB0 से सिंबलाइज किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम तो सॉल्यूशंस है, हमें सॉल्यूशन के एस्पेक्ट में देखना है। अब हमने A और B को मिला दिया। ठीक है, अब चाहे A में B मिलाया या B में A मिलाया, हाँ, तो B को मान लेते हैं हम सॉल्यूट और इसको मान लेते हैं सॉल्यूट। तो हमने B को A में मिला दिया। अब हमने जब B को A में मिला दिया तो ये सॉल्यूशन बन गया। इसके अंदर A के मॉलिक्यूल्स भी हैं और B के मॉलिक्यूल्स भी, और क्लोज्ड कंटेनर है। अब A के मॉलिक्यूल्स भी वेपोराइज हो रहे होंगे क्योंकि ये भी वोलेटाइल लिक्विड था, और B के मॉलिक्यूल्स भी वेपोराइज होंगे। मान लीजिए B का कलर ब्लू से दिखा है, तो लिक्विड स्टेट में A भी प्रेजेंट है, B भी प्रेजेंट है। तो A के मॉलिक्यूल भी वेपोराइज हो रहे हैं और B के मॉलिक्यूल्स भी वेपोराइज हो रहे हैं, और B के मॉलिक्यूल्स भी सरफेस पे प्रेशर डाल रहे हैं और A के मॉलिक्यूल्स भी सरफेस पे प्रेशर डाल रहे हैं। और ये जो टोटल प्रेशर पड़ रहा है ये क्या है, ये सॉल्यूशन। जो टोटल प्रेशर सॉल्यूशन के सरफेस पे वेपर से पड़ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, कुछ है जिसको मैनोमीटर लगा के हम मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन A के मॉलिक्यूल्स का है और कुछ कंट्रीब्यूशन B के मॉलिक्यूल्स का। इसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ A और इसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ B। 11th में पढ़ाया, जब दो नॉन मिक्सिंग गैसेस आपस में मिला दी जाती हैं तो मिक्सचर का टोटल प्रेशर कंट्रीब्यूटिंग गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर है। तो ये जो टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है, उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन A का है कुछ B का है, तो दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PA एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PB, इज इट इक्वल टू दैट और नॉट। क्या PA PA0 के बराबर है, कम है या ज़्यादा है। इसी तरह से PB PB0 के बराबर है, कम है या ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपने समझनी है कि जो पार्शियल प्रेशर्स हैं कंपोनेंट्स के सॉल्यूशन में वो कभी भी उनके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर्स के बराबर नहीं होंगे, हमेशा कम ही होंगे। क्यों कम होंगे,
लॉजिकली समझ लें फिर मैथमेटिकली समझ लेंगे। लॉजिकली ये है कि जब ये प्योर ए है तो सरफेस पे सारे मॉलिक्यूल्स किसके हैं? सारे मॉलिक्यूल्स ए के हैं। और वेपर प्रेशर क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है। तो सरफेस पे सारे मॉलिक्यूल्स ए के हैं, वो वेपराइज हो रहे हैं और प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी ए के मॉलिक्यूल को वेपराइज होने की मिल रही है, वो अपना मैक्सिमम शो कर रहे हैं जितना वेपर प्रेशर उनको शो कर रहे हैं। जब हम बी की बात करते हैं तो सरफेस पे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किसके हैं? सारे के सारे मॉलिक्यूल्स बी कंपोनेंट के हैं और वो वेपराइज हो रहे हैं और प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। सारी की सारी अपॉर्चुनिटी बी को ही मिल रही है और वो अपना मैक्सिमम वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। But when we have mixed A and B and made a solution, then what had happened? कि सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स A के होंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स B के होंगे, और जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे होंगे उन्हीं को वेपोराइजेशन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एटमॉस्फेयर की एनर्जी गेन करके वो वेपोराइज होंगे, उन्हीं को वेपोराइजेशन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब किसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी? डेफिनेटली दैट डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन। अगर ए का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, हिस्सा ज़्यादा है, तो ए को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और बी का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो बी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाँ, लेकिन चाहे कितनी भी अपॉर्चुनिटी मिले, इतनी तो नहीं मिलेगी जितनी कि उनको प्योर स्टेट में मिले। तो राउल्स ने यही स्टडी किया। राउल्स लॉ जो है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को नहीं स्टडी करता। राउल्स लॉ स्टडी करता है कि सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर कितना होता है। ठीक है, तो राउल्स ने स्टडी किया, उनको कुछ वैल्यूज मिली, उन्होंने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाला और उन्होंने पार्शियल प्रेशर्स निकाल लिए डाल्टन्स लॉ से। ठीक है, या मैनोमीटर से निकाला। तो जो पीए की उनको वैल्यूज़ मिली, पीए और पीबी की वैल्यूज़ मिली, तो उन्होंने जब उसको डेटा वाइज रिलेट आउट किया तो ये देखा कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे पीए की वैल्यू बढ़ती जाती है। मान लीजिए उन्होंने एक सोल्यूशन बनाया जिसमें ए का मोल फ्रैक्शन कुछ था, बी का मोल फ्रैक्शन कुछ था, तो उस समय उनको पीए की वैल्यू मिली। फिर उन्होंने मोल फ्रैक्शन ए का बढ़ाया तो और ज़्यादा पीए की वैल्यू आई, ए का मोल फ्रैक्शन और बढ़ाया तो पीए की वैल्यू और ज़्यादा आई। ऐसे अगर बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ाया तो पीबी की वैल्यू बढ़ती गई। तो राउल्स ने ये इंटरप्रेट किया, अपना लॉ स्टेट किया कि सॉल्यूशन स्टेट में किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डाल्टन्स ने भी ये बात कही थी, बट उन्होंने फंक्शन कहा था। ठीक है, और डाल्टन से पहले राउल्स ने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया कि वो मैथमेटिकली रिलेटेड होते हैं कि सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली मैथमेटिकली प्रोपोर्शन होता है। ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे पीए के बीच में और एक्सए के बीच में तो एक अप गोइंग लीनियरिटी मिलेगी। ठीक है, तो राउल्स लॉ क्या है? राउल्स लॉ ये स्टेट करता है कि किसी भी कंपोनेंट का, पहले हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट partial pressure of a component gas in solution is directly proportional to its mole fraction. So this is Raoult's law. कोई मुश्किल नहीं है। तो राउल्ट्स ने ये कहा कि PA XA के डायरेक्टली, PA की वैल्यू XA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही दूसरे कंपोनेंट में कहोगे तो PB की वैल्यू XB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और उन्होंने एक और इंफॉर्मेटिव चीज़ बताई, जब उन्होंने अपना ग्राफिकल डेटा को किया, एनालिसिस किया, तो उन्होंने ये देखा, बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन उनको मिला कि अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी मार्क हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट डालना पड़ेगा। और जब उन्होंने अपने डेटास को इंटरप्रेट किया तो उनको ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मिली कि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने पर, जो प्रोपोर्शनैलिटी मार्क हटाने पर जो कांस्टेंट था वो इसी कंपोनेंट के प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर था, यानी दिस वाज द कांस्टेंट। ठीक है, तो ये है आपका राउल्ट्स लॉ। ठीक है,
राउल्स लॉ को चाहे आप ऐसे स्टेट करें चाहे ऐसे स्टेट करें, दोनों तरह से सही माना जाता है। आपसे राउल्स लॉ पूछा जाएगा तो आप बोलोगे कि इन अ सोल्यूशन द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। या फिर तुम ऐसे कह सकते हो कि इन अ सोल्यूशन पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज द प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट विद इट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट। ठीक है, तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स। ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स। तो ये है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ पार्शियल प्रेशर के बारे में बताता है। ठीक है, तो दिस यू गॉट द राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ की मदद से हम पी सोल्यूशन को मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। पी सोल्यूशन को एक तो हम मैनोमीटर लगा के पता करें, बगल में डिवाइस लगाएं और मेजर करें पी सोल्यूशन कितना है। और हमको अगर ये मिल गया है स्टेटमेंट, तो अगर हम सोल्यूशन बना रहे हैं और वॉचफुल हैं कि हम किस कंपोनेंट को कितने मोल में मिला रहे हैं, उसका कितना मोल मिला रहे हैं, कितना मोल फ्रैक्शन मिला रहे हैं, तो अगर हमारे पास एक्स ए और एक्स बी की इन्फॉर्मेशन है और पी ए नॉट और पी बी नॉट की पहले से ही इन्फॉर्मेशन थी, तो हम ये बता सकते हैं कि पी सोल्यूशन क्या है। तो डाल्टन्स लॉ के हिसाब से पी सोल्यूशन क्या है, पी ए प्लस पी बी। और वैल्यू अगर रखोगे तो क्या हो जाएगा, पी सोल्यूशन हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो दिस इज एप्लीकेशन, दिस इज नॉट राउल्स लॉ। राउल्स लॉ ये है जो मैंने शुरू में आपको पढ़ाया है, दीज आर द राउल्स लॉ। ये राउल्स लॉ का क्या है, ये राउल्स लॉ का एप्लीकेशन है। राउल्स लॉ पूछेगा तो ये मत लिखने लगा, एप्लीकेशन पूछेगा राउल्स लॉ का तो ये कि राउल्स लॉ की मदद से आप किसी भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन फिर यही है कि लॉज तो आइडियल कंडीशंस होते हैं। ठीक है, तो ये लॉज हमेशा हर जगह ओबे होते हुए नहीं दिखे, मैक्सिमम केसेस में ओबे होते हुए दिखे। अगर जो दो लिक्विड्स मिलाए जा रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है, दोनों नॉन पोलर हैं, दोनों हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं, दोनों का मोलर मास बराबर है। हम इथेनॉल में मिथेनॉल मिलाएंगे तो राउल्स लॉ ओबे होगा। हम टॉलुइन में बेंजीन मिलाएंगे, हम हेक्सेन में हेप्टेन मिलाएंगे, और हम कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे, देन इट विल बी ओबे। पर हम वाटर में क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे या वाटर में इथेनॉल मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि राउल्स लॉ ओबे नहीं होता, यानी पी सोल्यूशन की वैल्यू इतने के बराबर नहीं आती है। तो पी सोल्यूशन की वैल्यू अगर इतने के बराबर आती है तो ये कैसा सोल्यूशन है, ये आइडियल सोल्यूशन है। ठीक है, और वो केसेस जब पी सोल्यूशन की वैल्यू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी के बराबर नहीं आती है, वो नॉन आइडियल केसेस होते हैं। हम नॉन आइडियल केसेस के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम आइडियल केसेस के बारे में बात करेंगे। तो ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये हम राउल्स लॉ की आइडियलिटी डिस्कस कर रहे हैं। आइडियल स्टेट में राउल्स लॉ क्या है, और जब दो लिक्विड्स जो आपस में मिलाए गए उनके मॉलिक्यूल्स आपस में साइज में और नेचर में एक दूसरे को रिसेंबल करते हैं, तो राउल्स लॉ डेफिनेटली ओबे होता है और ये आइडियल सॉल्यूशंस का केस है। तो ये आपने राउल्स लॉ को आइडियल सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में देखा। अब इसी को हम थोड़ा सा ग्राफिकली भी आपको बताते हैं। ये जो सब कुछ हमने डिस्कस किया, इसका ग्राफ प्लॉटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे डिस्कस करें। तो ये आपने देखा राउल्स लॉ, और ये आपने देखा राउल्स लॉ का एप्लीकेशन फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। इसी डेटा को हम ग्राफिकली कैसे इंटरप्रेट करें, तो अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। तो हम डिस्कस करते जा रहे हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी चीज़ और बता दें कि कैसे हम जानें कि हम जो सॉल्यूशन बना रहे हैं ये आइडियल सॉल्यूशन बना कि नॉन आइडियल बना। मैथमेटिकल कैलकुलेशन और डेटा डीलिंग वगैरह तो बात की बात है, बड़ा सिंपलेस्ट फीचर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो आइडियल सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
आइडियल सोल्यूशन बड़ी आसान सी कैरेक्टरिस्टिक है, हमने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था। आप दो लिक्विड्स को मिला रहे हो, एक लिक्विड आपने 10 ml लिया, दूसरा लिक्विड आपने 12 ml लिया, 15 ml लिया, जो भी लिया, और आपने मेजरिंग सिलेंडर में मिलाया। पहला वाला लिक्विड डाला 10 ml, दूसरा वाला दूसरे मेजरिंग सिलेंडर में पड़ा हुआ है, आपको दिख रहा है कि वो 12 ml का है। आपने दूसरा लिक्विड पहले लिक्विड में डाल दिया। अब टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सोल्यूशन है तो एक दूसरे से रिएक्ट तो करेंगे नहीं, और दोनों लिक्विड्स नॉन वोलेटाइल है ना, सॉलिड तो है नहीं कि खुल गया बीच में चला गया। तो पहला लिक्विड 10 ml लिया था, दूसरा 12 ml लिया, सम कितना आया 22 ml। तो अगर मेजरिंग सिलेंडर में आपका मार्क 22 ml पे है, यानी सोल्यूशंस का जो सम ऑफ वॉल्यूम है वो 22 ml है, तो इसका मतलब आपका सोल्यूशन आइडियल है। वॉल्यूम में लॉस नहीं हुआ मिक्सिंग के दौरान, तो सोल्यूशन कैसा है, आइडियल। और अगर वॉल्यूम में लॉस होता या गेन होता, यानी जो सोल्यूशन बना रहे हो तो सोल्यूशन का वॉल्यूम दोनों कंपोनेंट के वॉल्यूम के सम से कम होता या ज़्यादा होता, तो वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होता। एक पहचान ये है, यानी कि डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो ज़ीरो होता है। मिक्सिंग के दौरान वॉल्यूम में कोई लॉस या गेन नहीं। दूसरा, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप दो लिक्विड्स को मिला रहे हो रूम टेम्परेचर पर, किसी भी टेम्परेचर पर थर्मोमीटर डाल के आपने दोनों लिक्विड्स का टेम्परेचर देख लिया, और जब आपने सोल्यूशन बना दिया तो भी टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना तो आपका सोल्यूशन गर्म हुआ ना तो आपका सोल्यूशन ठंडा हुआ, तो भी ये आइडियल सोल्यूशन है। यानी सोल्यूशन मेकिंग के दौरान डेल्टा एच मिक्सिंग इज ज़ीरो, नाइदर एनर्जी इज रिलीज्ड आउट नॉर एब्सॉर्ब्ड। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, दैट इज ऑल्सो ज़ीरो। आप डेल्टा एच मिक्सिंग के ज़ीरो होने से कह सकते हो कि नाइदर एंडोथर्मिक है नॉर एक्सोथर्मिक है, और टेम्परेचर क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। सिस्टम का टेम्परेचर ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली बता दें, बाद में हम रीज़न पे आएंगे। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर करोगे तो ऐसे बनेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन लेंगे कंपोनेंट ए और बी, और वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर दिखाएंगे, एक तरफ कंपोनेंट ए का, एक तरफ कंपोनेंट बी का। तो इधर कंपोनेंट बी है, शुरू में आपने आप ऐसे समझो, ये कंपोनेंट ए, इस समय पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स इसके हैं, तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 है, और बी के मॉलिक्यूल्स इसमें नहीं है, तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या है, 0 है। और ये कंपोनेंट बी है, तो इसका पूरा का पूरा मोल फ्रैक्शन है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इसी के हैं, और एक्स ए 0। इस समय इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, जिसको किससे सिंबलाइज करते हैं, पी ए नॉट से, और इसके वेपर प्रेशर को किससे सिंबलाइज करते हैं, पी पी नॉट से। तो हम वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर एक्स ए 1 और एक्स बी 0, यानी कि ये चीज़ सॉल्वेंट को प्रेजेंट करता है, और सॉल्वेंट का कुछ वेपर प्रेशर होगा, पी ए नॉट। और यहाँ पर हम बता रहे हैं कि एक्स बी 1 है और एक्स ए 0 है, इसका भी कुछ वेपर प्रेशर होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि हर प्रॉपर्टी की, हर लिक्विड की इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, तो कुछ कम होगा या कुछ ज़्यादा होगा, जो भी होगा। तो इसका वेपर प्रेशर हमने यहाँ, ये प्योर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर है, और एक्स ए नॉट सॉरी पी ए नॉट प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर। ओके, गॉट इट। अब हम आगे अब आप बी ड्रॉप बाय ड्रॉप ए में मिला रहे हो, आप ड्रॉपर से उठा के थोड़ा थोड़ा बी ए में डालते जा रहे हो। तो जब तुम ए में बी मिलाते जा रहे हो तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। पहले 100% ए के मॉलिक्यूल थे, बट जब बी डालते जा रहे हो तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उस तरफ जाने पर एक्स ए का मोल फ्रैक्शन इधर ज़्यादा है और एक्स बी का मोल फ्रैक्शन उधर जाने पर। As you are proceeding from the left to right, the mole fraction of A is decreasing and mole fraction of B is
इंक्रीजिंग। तो इसका मोल फ्रैक्शन घट रहा है ए का, और बी जहाँ पर 0 था इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। अब राउल्ट्स लॉ की बात आती है। राउल्ट्स लॉ क्या बोलते हैं कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। यही पढ़ाया ना थोड़ी देर पहले। तो अगर एक्स ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, एक्स ए का मोल फ्रैक्शन, तो उधर जाने पर क्या हो रहा है, ए का मोल फ्रैक्शन घट रहा है, तो पी ए भी क्या होगा, घटेगा। तो अभी तो ये मैक्सिमम इसका प्रेशर इतना है पी ए नॉट, बट जैसे जैसे बी मिलाते जाएंगे वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे जब वो पूरा खत्म हो जाएगा और बी हावी हो जाएगा, तो एक्स ए का मोल फ्रैक्शन बिल्कुल, सॉरी ए का पार्शियल प्रेशर बिल्कुल घट जाएगा। और मैथमेटिकल रिलेशन प्रोपोर्शनलिटी मार्क है, तो डाउनवर्ड तो जाएगा, लेकिन क्या होगा, मैथमेटिक लीनियरिटी के साथ जाएगा। तो ए का मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे उसमें भी मिलाते जा रहे हैं वैसे वैसे घट रहा है और अंत में 0 हो जाएगा। ये ए के रिस्पेक्ट, ये लाइन किसको शो कर रही है, दिस इज शोइंग पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, एंड सिमिलरली इट इज हैपनिंग विद बी ऑल्सो। बी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो अगर प्योर कॉम्पोनेंट, अगर ये बी में ए मिलाओ तो यहाँ पर इसका मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम है, बट जब बी में आप ए मिलाते जा रहे हैं तो धीरे धीरे इसका मोल फ्रैक्शन। तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और इन दोनों को मिलाओगे, ठीक है, लाइन से तुम स्केल से मिलाओगे, हम तो ऐसे मिला रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइन शो करती है पी सोल्यूशन। अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि पी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, पी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स पी, एंड पी सोल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, पी ए प्लस पी बी, यानी ये दोनों जुड़ेंगे और अगर लॉग की वैल्यू रखोगे दिस विल कम। ठीक है, तो ये लाइन जो है ये टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन को डिनोट करती है, पी सोल्यूशन। दिस इज व्हाट, पी ए प्लस पी, इसके बराबर होगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स। तो ये है आइडियल सोल्यूशन का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। एक चीज़ और हम समझ लें, इस लेक्चर को हम यहाँ एंड अप करेंगे, बाद में नेक्स्ट में हम आपको नॉन आइडियल सोल्यूशन बताएंगे। रीज़न, कोई सोल्यूशन आइडियल कब होता है और नॉन आइडियल कब होता है। पहले हम डिस्कस करते हैं आइडियल कब होता है। हमने आपको जब फर्स्ट लेक्चर दिया था, सेकेंड लेक्चर दिया था, तभी समझाया था कि सोल्यूशन मेकिंग प्रोसेस क्या है। पुराने बॉन्ड्स को टूटना है, नए बॉन्ड्स को बनना है। ए और बी मिला रहे हैं, तो ए में ए के बीच कुछ इंटरेक्शन है और यहाँ बी के मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ इंटरेक्शन है, और सोल्यूशन बनने में वो इंटरेक्शन किसके बीच डेवलप होना है, ए के बीच का टूटना है, बी के बीच का टूटना है और ए बी के बीच बनना है। तो पुराने बॉन्ड्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जो अट्रैक्शन का एवरेज है वो अगर न्यूली बॉन्डेड के बराबर होगा, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ ए प्लस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ बी, एवरेज ऑफ intermolecular force of AA plus intermolecular force of BB, if it is equal to intermolecular force of AB, तो कहीं कोई झंझट नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है और आराम से वो मिक्स हो जाएंगे। और आसान समझ लो, तो सेम साइज़ की चीज़ें हैं, आपके पास सेम साइज़ की बॉल्स हैं, एक येलो कलर की हैं और एक रेड कलर की। येलो कलर में दो बॉल चिपका के रखी है तुमने, और रेड कलर में भी दो बॉल चिपका के एक बकेट में, दोनों बकेट में भर के रखा हुआ है, कुछ जगह वो घेर रहे हैं। फिर तुमने क्या किया कि दोनों बॉल्स को मिक्सअप कर दिया, थोड़ा सा हिलोरा, और उसके बाद फिर छोड़ दिया। तो क्या हो जाएगा कि वो जितना वॉल्यूम पहले ऑक्यूपाई कर रही थी उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। उनके अंदर पहले जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था, बाद में भी उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। पुराने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगी, नए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को बनने में उतनी एनर्जी निकल गई। तो ना कोई लॉस हुआ और ना कोई गेन हुआ। तो अगर जो लिक्विड्स आपस में मिलाए जा रहे हैं वो सेम साइज़ के हैं ऑलमोस्ट, और सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की रेंज को बिलोंग करते हैं,
और स्पष्ट कहोगे तो ये कहोगे कि न्यूली डेवलप्ड इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर इफ इक्वल टू द earlier existing intermolecular forces, then this kind of liquids are called as ideal solutions. ठीक है, तो ideal solution में almost क्या होना चाहिए, जो components मिला रहे हैं similar size and similar nature, तो वो जो solution बनेगा वो कैसा solution बनेगा, ideal बनेगा. ठीक है, ना कोई एनर्जी लगेगी ना निकलेगी, ना कोई वॉल्यूम बढ़ेगा ना घटेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द राउल्ट्स लॉ एंड द आइडियल सोल्यूशन. ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है. नॉन आइडियल एक्चुअली दो में बढ़ता है, डिक्रीमेंट हुआ तो नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन और इंक्रीमेंट हुआ तो पॉजिटिवली डेविएटेड. और इसी रिस्पेक्ट में हम आगे बढ़ेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में ग्राफ्स क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा और रीजंस क्या होंगे. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द राउल्ट्स लॉ एंड द आइडियल सॉल्यूशन. ओके, थैंक्स.